तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे मेथड ऑफ सॉइल एक्सप्लोरेशन के बारे में। तो उसमें मेथड ऑफ सॉइल एक्सप्लोरेशन में हम लोग पहला पढ़े थे, पहला मेथड ओपन एक्सप्रेशन, ट्रायल पिट और टेस्ट ट्रेंच मेथड। सेकेंड पढ़े थे हम लोग बोरिंग और ड्रिलिंग के अंदर हम लोग अगर बोरिंग पढ़े थे और वास बोरिंग पढ़े थे। बोरिंग और ड्रिलिंग का थर्ड जो टाइप होता है परफ्यूजन बोरिंग। तो परफ्यूजन बोरिंग हम लोग क्या करते हैं, जैसे वास बोरिंग की तरह ही यहाँ पे अरेंजमेंट होता है, और इसमें जो वाटर है वो हम लोग वाटर सप्लाई सिस्टम या वो अप्लाई नहीं करते हैं। और दूसरी बात ये जो कटिंग बिट होती है, जो कटिंग शार्प एज होता है, वहाँ पे चॉपिंग बिट की जगह हम लोग शार्प एज वाली चीजल्स यूज करते हैं। अब चीजल यूज करने से यह है कि अगर सोयल का नेचर मीडियम टू स्टीप है या डेंस टाइप का है, रॉकी नेचर का है, तो वहाँ पे भी हम लोग एक्सप्लोरेशन बहुत इजीली कर सकते हैं। तो इस में भी केसिंग पाइप हम लोग अप्लाई करेंगे। तो इसमें परफ्यूजन बोरिंग इज कैरिड आउट फॉर repeated number of लो ए हैवी बिट आर चीजल्स इनसाइड ए केसिंग पाइप। तो केसिंग जो पाइप होती है, ऊपर से हम लोग केसिंग पाइप सबसे लाते हैं जिसपे हैमरिंग करते हैं केसिंग पाइप। तो उसमें ही ये चीजल अरेंज होता है, चीजल इनसाइड उसमें कनेक्ट होता है, और उसी को हम लोग बार बार अप एंड डाउन करते हैं, और इसे सोयल की जो होता है वो कटता है, और फिर वो बाहर उसको निकालते हैं और उसको लेबोरेटरी में लेके स्टडी करते हैं, जिससे सोयल की इंडेक्स प्रॉपर्टी फाइंड आउट करते हैं, और उससे आइडिया लगाते हैं कि इसकी बियरिंग कैपेसिटी, स्ट्रेंथ और परमेबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी क्या स्टेज क्या है, क्या स्थिति है, क्या स्टेटस है, ये हम लोग कैलकुलेट करके वहाँ पे फाउंडेशन किस तरह का बनाना चाहिए, इससे हम लोग आइडिया लगाते हैं। तो द बोर होल इन इज यूजुअली केप्ट ड्राई, इसमें वाटर पास नहीं करते हैं, बताया था कि इसे ड्राई स्टेज में ही करते हैं। समटाइम्स यूज करते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो सूटेबल होता है परफ्यूजन बोरिंग वो ड्राई स्टेज में ही करते हैं। तो यूजुअली केप्ट ड्राई एक्सेप्ट फॉर ए लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ वाटर भी अप्लाई करते हैं, यूज फॉर फॉर्म द स्लरी ऑफ पल्वराइज मटेरियल। तो स्लरी बनाने के लिए, ताकि हम लोग इजीली कलेक्ट कर सकें। द पल्वराइज स्लरी इज बेल्ड आउट यूजिंग द बैलर। तो इसमें जिसमें चीजल लगे होते हैं उसमें बैलर सिस्टम होता है, तो उसके थ्रू, उसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, ऊपर ग्राउंड सरफेस से सॉइल को कलेक्ट करते हैं। तो बैलर या सैंड पाइप होता है, उसके थ्रू हम लोग कलेक्ट करते हैं। ए केसिंग पाइप इज नेसेसरी ओनली व्हेन इन द sides of bore hole are likely to cave in. This is only method suitable for the ड्रिलिंग बोर होल इन द रॉक नेचर। अब चूँकि शार्प पेज का चीजल यूज कर रहे हैं, तो हम लोग ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। रॉकी नेचर का सोयल है, ग्रेवल है, बोल्डर है, और अदर कोई हार्ड स्टेटा टाइप का सोयल है, तो वहाँ पे हम लोग परफ्यूजन बोरिंग यूज करते हैं। एडवांटेज की अगर हम लोग बात करें परफ्यूजन बोरिंग के अंदर, तो सूटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ सोयल। तो सभी सोयल पे हम लोग ये अप्लाई कर सकते हैं इजीली, क्योंकि जो कटिंग टूल्स है वो बहुत शार्प होता है, इसलिए हर किसी भी सोयल के ऊपर हम लोग ये अप्लाई कर सकते हैं इजीली। इम्पोर्टेंस फॉर ट्यूब वेल। तो परफ्यूजन बोरिंग मोस्टली हम लोग ट्यूबवेल बोरिंग में प्रेफर करते हैं परफ्यूजन बोरिंग। थ्रू द ग्रेवल एंड बोल्डर, अगर गोल्डर है या ग्रेवल है तो उसके थ्रू हम लोग यहाँ पे परफ्यूजन बोरिंग अप्लाई करते हैं। डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें वही, चूँकि शार्प पेज वाली कटिंग टूल्स लगी होती है, तो सोयल बार बार डिस्टर्ब होता है, इसलिए जो सोयल का जो मिलता है वो डिस्टर्ब टाइप का मिलता है। अब परफ्यूजन बोरिंग जो वास बोरिंग के कंपेयर में थोड़ा कॉस्टली होता है, क्योंकि इसमें चीजल्स और बैलर सिस्टम थोड़े से होते हैं, ये कॉस्टली पड़ जाते हैं एज कम्पेयर टू वास बोरिंग। जो स्टेटा का जो आइडिया है, उससे भी ये हम लोग कैसे आइडिया लगाते हैं। तो इसमें चेंज पेंट्रेशन के रेट में चेंजिंग हो रहा है, या सोयल की करैक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी में चेंज हो रहा है, तो उससे हम लोग ये डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये जो नेक्स्ट जो दूसरा लेयर है वो स्टार्ट हो गया है।
जो फोर्थ टाइप की जो चौथी कैटेगरी है, जो टाइप्स है बोरिंग की, वो है रोटरी बोरिंग, उसी को हम बोलते हैं कोर ड्रिलिंग। तो रोटरी बोरिंग के अंदर क्या होता है, रोटरी बोरिंग के अंदर इसमें ट्रांसलेशन मोमेंट के साथ साथ रोटेशन भी बहुत तेज़ी से होता है। तो इस केस में भी सोयल आपका अनडिस्टर्ब मिलता है। और इस यह रोटरी बोरिंग जो होती है 2 टाइप की होती है, एक तो मड रोटरी बोरिंग, एक मड रोटरी बोरिंग होता है, एक कोर ड्रिलिंग होती है। अब इसमें अगर हम लोग देखें थोड़ा सा स्टेटमेंट के बारे में, तो इन दिस मेथड बोरिंग इज इफेक्टेड बाय द कटिंग एक्शन ऑफ रोटेटिंग बिट विच इज केप्ट इन द फॉर्म कॉन्टेक्ट विद द बॉटम। तो इसमें भी कटिंग एज तो बॉटम पे ही लगा होगा। अब द होल, इसमें नई कोई बात नहीं है। द बिट इज अटैच टू द लोअर एंड ऑफ हॉलो ड्रिल रॉड। तो ड्रिल रॉड से ये कनेक्ट होता है, ड्रिल रॉड से कनेक्ट होगा कटिंग टूल्स, विच इज रोटेटेड बाय द सूटेबल चक। तो इसमें यह अरेंजमेंट होता है, चक बने होते हैं। रोटरी बोरिंग इज ऑफ 2 टाइप्स। तो मड रोटरी बोरिंग, तो मड रोटरी बोरिंग में हम लोग ड्रिलिंग मड यूज करते हैं। मड रोटरी बोरिंग के अंदर हम लोग ड्रिलिंग मड यूज करते हैं बाहर से। और ड्रिलिंग मड क्या होता है, बेंटोनाइट सॉइल होती है विद सम एडमिक्सचर। तो बेंटोनाइट नेचर का सॉइल होता है, उसमें कुछ एडमिक्सचर भी और मिक्स करते हैं। इस कंटिन्यूस फोर्स डाउन, तो उसी को हम लोग बाहर से पास कराते हैं ड्रिलिंग रॉड के थ्रू। द मड रिटर्न upward through the annular space between the drill rod and side of the hole brings the cutting to the surface. The method is also mud rotary. अब इसमें जो हम लोग ड्रिलिंग मड पास कराते हैं, फिर वो रिटर्न जब होता है तो ड्रिलिंग मड के साथ जो बॉटम पे जो सॉइल होती है तो वो भी रिटर्न होती है, और उससे हम लोग वो जो सॉइल वो कलेक्ट करते हैं, वो सॉइल को कलेक्ट करेंगे और उससे हम लोग क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। इस तरह से हम लोग सॉइल एक्सप्लोरेशन करते हैं मड रोटरी बोरिंग के अंदर। कोर ड्रिलिंग के अंदर प्रोसीजर वही है, लेकिन इसमें जो होता टूल्स का जो अरेंजमेंट है, जो टूल्स के नेम है वो चेंज हो जाते हैं। तो इसमें कोर बैरल यूज़ करते हैं, और कोर कटिंग एज बना होता है, कोरिंग बिट होती है, जो यहाँ पे कटिंग टूल्स होता है तो उसका नाम होता है कोरिंग बिट। तो ये अरेंजमेंट हम लोग चीजल या चॉपिंग बिट ये यूज नहीं करते हैं। इसमें कोरिंग ड्रिल, कोरिंग बिट, कोरिंग बैरल ये सब यूज़ करते हैं सोइल को कट करने के लिए और सोइल को कलेक्ट करने के लिए। इन दिस मेथड कोर बैरल विथ डायमंड बिट। तो कोर बैरल होता है और उसमें डायमंड बिट होती है जो काटने वाला काम करता है, डायमंड शेप का बना होता है, ये डायमंड शेप का बना है। आर यूज इन द प्लेस ऑफ ड्रिलिंग बिट। तो ड्रिलिंग बिट की जगह ये हम लोग डायमंड टाइप के बिट होते हैं। ये सॉलिड कोर ऑफ रॉक formed inside the cylinder is taken out without jerk. Hence in this method sample obtained with the least disturbance. अब इसमें कोरिंग बैरल और कटिंग है जिस तरह से अरेंज होता है कि इसमें जो डिस्टर्बेंस है, रोटेशन हो, वो बहुत स्मूथली होता है, जर्किंग बहुत कम होती है, तो सोयल जो होता है वो कम डिस्टर्ब होता है इस केस में कोर ड्रिलिंग के अंदर। रोटरी बोरिंग में कोर ड्रिलिंग के अंदर कम होता है डिस्टर्बेंस। तो समटाइम्स वी कैन कलेक्ट अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल बाय द कोर ड्रिलिंग मेथड। एडवांटेज की अगर बात किया जाए तो एडवांटेज देखेंगे तो ये भी फास्ट मेथड होता है, क्योंकि रोटरी बोरिंग है तो इसमें बहुत तेज़ी से कटने का काम होता है, सॉइल कटता है और कलेक्ट करते हैं बहुत तेज़ी से। तो इस मेथड में ये मेथड क्या होता है, फास्ट होता है। मेकिंग होल ए रॉक सॉयल, इट इज़ यूज इन क्ले, सैंड एज वेल एज इन रॉक, सब में यूज कर सकते हैं। इट कैन ड्रिल बोर होल ऑफ 50 to 200 mm डाया ईजिली। तो इतने डाया का बोर होल हम लोग बहुत ईजिली बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रोटरी बोरिंग और कोर ड्रिलिंग। तो ये भी एक एडवांटेज है। डिसएडवांटेज की अगर बात की जाए तो दिस मेथड इज नॉट यूज when the soil has large percentage of the gravel size, because this size of particles start rotation below the drill rod and drilling of the hole becomes difficult, deficient or very less. तो कह रहा कि अगर बहुत ग्रेवली बहुत ज़्यादा है, ग्रेवल का परसेंटेज ज़्यादा है, तो उस केस में रोटेशन जो एक्शन है, जो प्रोसेस है,
वह डिस्टर्ब होने लगता है, जिससे कि जो रीडिंग होनी चाहिए, जो कलेक्शन होना चाहिए सैंपल का, वह कलेक्ट करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होता है। इसलिए जो डेटा है, जो डेटा इन्फॉर्मेशन है, उसको कलेक्ट करने में असुविधा होने लगती है। इसलिए हम लोग इसको इग्नोर करते हैं कि ऐसी जगह हम लोग रोटरी बोरिंग यूज ना करें। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, नेक्स्ट मेथड है, मेथड में अगर देखेंगे तो जियोफिजिकल मेथड, तो जियोफिजिकल सॉइल एक्सप्लोरेशन मेथड। तो बहुत सारे जियोफिजिकल मेथड होते हैं, जैसे उसमें से एक सिस्मिक रिफ्लेक्शन मेथड होता है, सिस्मिक रिफ्रैक्शन होता है, क्रॉस होल सिस्मिक मेथड होता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी मेथड, मैग्नेटिक मेथड, ग्रेविटेशनल मेथड। लेकिन यहाँ पे हमें जो पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट मेथड है, सिस्मिक रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी मेथड। तो ये केवल 3 मेथड पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, बाकी क्वेश्चन इससे नहीं बनते हैं। और कंपटीशन पॉइंट की बात करें तो कंपटीशन में सिस्मिक रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से रेयरली 1-2 क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। तो फिजिकल मेथड में हम लोग करते क्या है, फिजिकल मेथड में एक तो हम लोग वेव्स का यूज़ करते हैं, विद द हेल्प ऑफ वेव। उससे हम लोग क्या करते हैं, सोयल की थिकनेस कैलकुलेट करते हैं और वेलोसिटी काउंट कर सकते हैं। उसके हेल्प से हम लोग सोयल का एक्सप्लोरेशन या जो डेटा है वो कलेक्ट करते हैं। तो वेव का यूज करके हम लोग थिकनेस के बारे में पता करते हैं। तो जी फिजिकल मेथड में यह है, इसका मतलब यह है, इस मेथड के अंदर जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो हम लोग यूज करके, जो फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे इलास्टिसिटी है, वेव है, डेंसिटी है, डेंसिटी भी सोयल की कैलकुलेट कर सकते हैं इसके बेसिस पे, सिस्मिसिटी है, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी यूज करके हम लोग सोयल का एक्सप्लोरेशन करते हैं। तो यहाँ पे जियो फिजिकल मेथड के अंदर देखेंगे, व्हेन सोयल एक्सप्लोरेशन कैरिड आउट ओवर लार्ज एरिया एंड वेयर स्पीड इज प्राइम इम्पोर्टेंस, देन वी कैन सेलेक्ट द मेथड which method for soil exploration is geophysical method. Geophysical method is based on principle that which are depends on physical property of the soil. तो सबसे इम्पोर्टेंट की पॉइंट यहाँ क्या बोल रहा है फिजिकल मेथड में, जियो फिजिकल मेथड में, कि जैसे हम लोग मेथड ऑफ सोइल एक्सप्लोरेशन में इससे पहले जितने भी मेथड पढ़े हैं, तो किसी एक बोर होल के अलोंग हम लोग स्टडी करते हैं, यानी बोर होल बनाएंगे और उससे सोइल कलेक्ट करते हैं बाई लेयर, और उसको लेबोरेटरी में लेके हम लोग इंडेक्स प्रॉपर्टी कैलकुलेट करते हैं, उससे हम लोग सोइल के बारे में स्टडी करते हैं। लेकिन अगर एक ही साथ एक ही रीडिंग में बहुत सारे कुछ लार्ज एरिया का एक ही बार डेटा कलेक्ट करना हो, तो हम लोग जियो फिजिकल मेथड प्रीफर करते हैं। और अगर ये प्रॉपर्टी एरिया का जो एक्सप्लोरेशन हम लोग कर रहे हैं, डेटा का इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, अगर उसमें स्पीड का कहीं रोल है, तो प्राइम इम्पोर्टेंस है, तो इस मेथड के अंदर, जो फिजिकल मेथड के अंदर हम लोग अप्लाई करते हैं। अब मैं बताया कि जियो फिजिकल मेथड जो होता है कि फिजिकल प्रॉपर्टी पे बेस्ड होता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस फिजिकल प्रॉपर्टी जो यूज करेंगे, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो गया, इलास्टिसिटी या सिस्मिसिटी हो गया, और मैग्नेटिक ससेबिलिटी हो गया, डेंसिटी हो गया। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं यूज करके हम लोग सॉइल एक्सप्लोरेशन डेटा तैयार करते हैं। अब हम लोग सिस्मिक वेव की बात करें, क्योंकि हम लोग यहाँ वेव या वेलोसिटी, जो वेव की वेलोसिटी है वो यूज करते हैं। तो सिस्मिक वेव 2 टाइप की होती है, एक तो बॉडी वेव, दूसरा होता है सरफेस वेव। बॉडी वेव, दूसरा होता है सरफेस वेव। बॉडी वेव फर्दर क्लासिफाई किया गया है पी वेव, एस वेव में। पी को बोलते हैं प्राइमरी वेव, एस को बोलते हैं सेकेंडरी या शियर वेव। अब ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जाना, अर्थक्वेक या सिस्मिक स्टडी नहीं करना है, तो इसमें केवल पी वेव, तो प्राइमरी पी वेव को प्राइमरी वेव बोलते हैं, एस को सेकेंडरी वेव या शियर वेव बोलते हैं। तो जो वेलोसिटी होती है पी वेव की, वो एस वेव के कंपेयर में ज़्यादा होती है वेलोसिटी, तो याद रखेंगे की पॉइंट। तो वेलोसिटी या पी वेव इज ग्रेटर देन एस वेव। अब जियो फिजिकल मेथड में हम लोग क्या करते हैं, क्या कलेक्ट करते हैं, डेटा क्या मिलता है। तो इन जियो फिजिकल मेथड वी जनरली मेजर वेलोसिटी एंड डेप्थ ऑफ सोइल स्ट्रेटा। तो ये चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। अब
हम लोग पहला मेथड प्रेफर करते हैं सिस्मिक रिफ्लेक्शन मेथड में। तो पहले हम लोग टूल्स की अगर बात किया जाए यहाँ पे इस मेथड के अंदर टूल्स की बात करें तो टूल्स में फर्स्ट एक तो हम लोग हैमर यूज़ करेंगे। हैमर फर्स्ट टूल्स हमारा हैमर है। सेकंड स्टील प्लेट है जिसके ऊपर हैमरिंग करेंगे, स्टील प्लेट होता है स्टील प्लेट। अब स्टील प्लेट के ऊपर हैमरिंग जब करेंगे तो वेव को रिकॉर्ड करने के लिए तीसरा जो टूल्स यूज़ करते हैं रिसीवर और रिकॉर्डर यूज़ करते हैं। रिकॉर्डर और रिसीवर और उसको हम लोग बोलते हैं जियोफोन। तो यह 3 टूल्स बेसिकली यूज़ करेंगे जियोफिजिकल मेथड के अंदर। तो फर्स्ट मेथड जियोफिजिकल मेथड हम लोग प्रीफर कर रहे हैं यहाँ पे सिस्मिक रिफ्लेक्शन मेथड। तो रिफ्लेक्शन वही जो फिजिकल प्रॉपर्टी रिफ्लेक्शन लाइट चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़े थे, वही सेम रिफ्लेक्शन होता है कि अगर एक ही स्टेटा के अंदर जो लाइट रे जा रही है या कोई वेव जा रही है और रिफ्लेक्ट हो जा रही है तो वहाँ पे हम लोग सिस्मिक रिफ्लेक्शन मेथड पढ़ते हैं। सिस्मिक रिफ्लेक्शन मेथड अगर हम लोग बात करें यहाँ पे जियोफिजिकल मेथड के अंदर तो ऐसे सॉइल पे हम लोग अप्लाई करते हैं जहाँ पे होमोजीनियस नेचर का सॉइल हो, यानी एक ही लेयर की स्टडी अगर करना है तो हम लोग सिस्मिक रिफ्लेक्शन मेथड प्रेफर करते हैं कि वहाँ अप्लाई करें। बहुत सारे हेट्रोजीनियस टाइप का सॉइल है, बहुत सारे लेयर में बनी हुई सॉइल है और बहुत डीपर स्टडी करना है तो रिफ्रैक्शन मेथड के पास जाते हैं, जियोफिजिकल मेथड के रिफ्रैक्शन मेथड के अंदर जाते हैं। अब पहला मेथड सिस्मिक रिफ्लेक्शन मेथड हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, सोर्स को यहाँ रखते हैं और उस पर हैमरिंग करते हैं। जैसे सोर्स पे हैमरिंग करेंगे तो वेव जनरेट होगा। अब ये वेव चारों तरफ क्या करेगी, मूव करेगी। तो जो ऊपर चली जा रही है वेव उससे हमसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो वेव सॉइल के अंदर जा रही है उससे केवल मतलब है। तो नंबर ऑफ वेव इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव जनरेट होगा, बट वी इंटरेस्टेड ओनली इन डाउनवर्ड एंड टूवर्ड्स जियोफोन वेव। तो यानी जो वेव डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, सॉइल के अंदर जा रही है और फिर रिसीवर के पास जा रही है, रिसीवर हमारा यहाँ पे रखा है, उसके पास जा रही है, उसी में इंटरेस्टेड होते हैं हम लोग, उसी वेव पे स्टडी करने के लिए। अब जियोफोन क्या बताता है, जियोफोन जैसे यहाँ पे सोर्स हम लोग जनरेट करेंगे तो अगर कोई वेव रिसीवर के पास जाएगी तो वह टाइम बताएगा, वो रीडिंग क्या बताएगा, टाइम बताता है कि वह वेव जब जनरेट हुआ है तो यहाँ तक आने में कितना टाइम लगाया, चाहे वो थ्रू द सॉइल जा रही है चाहे डायरेक्ट जा रही है, तो वो कितना टाइम लगाया वहाँ तक पहुँचने के लिए, तो वह टाइम बताएगा। तो जो रिसीवर है तो जनरली मेजर टाइम ट्रेवल बाय द वेव्स, तो टाइम बताएगा। तो अगर यहाँ पे सोर्स है तो सोर्स से एक तो यह हो सकता है ट्रैक कि डायरेक्ट यहाँ से वेव डायरेक्ट पहुँच जाए, तो इसको इसलिए हम बोलते हैं डायरेक्ट वेव। और यहाँ सोर्स से रिसीवर तक के डिस्टेंस को हम लोग डिनोट कर रहे हैं एक्सन से। अब एक वेव हम लोग ले लिए कि जो सॉइल के अंदर जा रही है और जो ऐसे ट्रीट कर रहे हैं इंसिडेंट वेव। अब ये गई और नीचे हार्ड टाइप का सॉइल है और ये इसको पेंट्रेट न करके यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, तो इसको बोल रहे हैं हम लोग रिफ्लेक्टेड वेव। तो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ पे बहुत सारे टाइप हैं। रिफ्रैक्शन भी हो सकता है कोई वेव इधर जाएगा, कोई इधर चली गई, और अब इधर चली गई अगर रिसीवर के पास नहीं आ रही तो कोई मतलब नहीं, इस पर स्टडी करना कोई मतलब नहीं। हमें तो उस रे से मतलब है जो रीडिंग बता रहा है, जो रिसीवर के पास कभी ना कोई लौट के आ रहा है और टाइम बता रहा है कि इतना टाइम लगाने के बाद एक कोई वेव आया है, उससे मतलब है। हम लोग तो कहाँ पे हैं, हम लोग ग्राउंड लेवल पे हैं। हम ग्राउंड लेवल पे बैठ के रीडिंग नोट कर रहे हैं कि कोई रिसीवर आया, कोई वेव आया और इतने टाइम लगाया है, केवल इस रीडिंग से मतलब है। अगर एक पहली लेयर है और उसकी वेलोसिटी हम लोग प्राइमरी वेव जो है उसकी वेलोसिटी वीपी ले रहे हैं पहले वाले जोन में, और दूसरे वाले लेयर के लिए वेलोसिटी कुछ भी हो, वीपी2 हो गया, तो कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग पहले लेयर की स्टडी कर रहे हैं, चूँकि सिस्मिक रिफ्लेक्शन मेथड पढ़ रहे हैं, तो होमोजेनियस टाइप पे पहली लेयर की स्टडी करने के लिए
मोस्टली प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे लाइट लॉ फॉलो होगा स्नेल का, और स्नेल लॉ भी फॉलो होगा रिफ्लेक्शन का, रिफ्लेक्शन के केस में होता है स्नेल लॉ। और रिफ्लेक्शन का भी, रिफ्लेक्शन लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़े हैं कि जो इंसिडेंट एंगल बनता है वो रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होता है, और यह नॉर्मल एक्सिस होता है, यह इंसिडेंट रे और यह रिफ्लेक्टेड रे। तो यह हमारा इंसिडेंट वे हो गया और यह रिफ्लेक्टेड वे हो गया, यह नॉर्मल हो गया, ये दोनों एंगल आई आई ए सेम होगा। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं एक जो सोर्स से डायरेक्ट रिसीवर के पास गया है, तो एक कंडीशन यह है कि जो सोर्स से रे जनरेट हुआ और रिसीवर के पास गया है, तो उसके लिए निकालेंगे रीडिंग अकॉर्डिंग टू जियो फोन। तो टाइम टेकन बाय द डायरेक्ट वेव, तो टी डी भी हमारे जियो फोन क्या टी डी भी बताएगा, तो एक रीडिंग में से टी डी भी होगा, तो डायरेक्ट वेव। तो अगर टी डी की वैल्यू हमको मिल जा रही है, हो सकता है टी डी हमको पता नहीं कि टी डी है या क्या है, लेकिन टी डी अगर मिल रहा है रीडिंग, तो टी डी इक्वल टू क्या हो सकता है। तो एक तो डायरेक्ट है, तो एक तो ये टाइम बताएगा, तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, यानी ये डायरेक्ट एस से कहाँ तक जाएगी, डायरेक्ट जी पे जाएगी, तो वही डिस्टेंस एस टू आर जी रिसीवर या रिकॉर्डर के पास जाएगी। अब इसको टाइम को मतलब टी डी इक्वल टू डायरेक्ट, डी मतलब डायरेक्ट वेव, तो डिस्टेंस कितना है, एक्सन है, और वेलोसिटी इस लेयर की वेलोसिटी क्या है, वीपी है, वीपी। तो ये इक्वेशन 1 हो गया हमारा। अब दूसरा एक ये है कि इंसिडेंट हुआ और फिर हार्ड रॉक के पास गया, फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर रिसीवर के पास जा रहा है। अगर इसके लिए टाइम रीडिंग यहाँ भी मिलेगा, एक रीडिंग यहाँ मिलेगा, तो वो रीडिंग को हम लोग कैसे मॉडिफाई करके या मैनिपुलेट करके कैसे हम लोग लिख सकते हैं, तो यह देखेंगे। तो उसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं टी आर से। टी आर मीन्स टाइम टेकन बाय द रिफ्लेक्टेड वेव, तो टी आर बोल रहे हैं, आर मीन्स रिफ्लेक्टेड। तो अब यह टाइम है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी लिखेंगे। तो डिस्टेंस क्या है, ये पहले यहाँ से चला, या सोर्स से चला, एस से चला ए तक, फिर ए से फिर आर पे गया है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एस ए प्लस ए जी, जी यानी जियो फोन, ए जी जियो फोन, एस ए प्लस ए जी डिवाइड बाई वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या है, वीपी। अब ट्रायंगल ले लेंगे एस ए बी, यहाँ से हमें क्या चाहिए, हमें यह एस ए की वैल्यू निकालना है, तो एस ए की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, यहाँ एस ए की वैल्यू आप निकालेंगे तो आ जाएगा एस ए इक्वस टू, यहाँ से आई की वैल्यू पता है, तो एक तो हाइट है, तो कॉस आई अप्लाई करेंगे, कॉस आई इक्वस टू बेस, तो बेस क्या है, हाइट, थिकनेस ऑफ लेयर डिवाइड बाई एस ए, तो यहाँ से एस ए इक्वल टू हो जाएगा एच अपॉन कॉस आई। अब यह दोनों जो ट्रायंगल है सिमिलर हैं, तो एस ए इक्वल टू क्या है, एस ए इक्वल टू ए जी है। अब यहाँ पे जब डिस्टेंस निकालेंगे एस ए प्लस ए जी, तो 2 टाइम्स एच डिवाइड बाई कॉस आई हो जाएगा, 2 टाइम एच अपॉन कॉस आई हो गया, और नीचे वीपी है ही, तो वीपी है। अब कॉस आई की वैल्यू हमें चाहिए, तो कॉस आई की वैल्यू हम अगर निकालेंगे, तो कॉस आई इक्वल टू, चूँकि टेन आई निकालेंगे तो टेन एक्सन की वैल्यू पता है, और थिकनेस अगर हमको थिकनेस भी पता है, तो उसके थिकनेस और हाइट के टर्म में, या थिकनेस ऑफ लेयर के टर्म में, और ये डिस्टेंस के टर्म में एक्सन जो वैल्यू पता है कि कितना डिस्टेंस पे रिसीवर रखा है, ये तो एक्सन हमें पता रहता है, तो का टेन आई इक्वल लिख सकते हैं एक्सन बाई 2, क्योंकि ये पूरा एक्सन है, तो ये 2 पार्ट में इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो एक्सन बाई 2 हो जाएगा, तो एक्सन बाई 2 डिवाइड बाई एच, ये हो गया 10 आई। तो कॉस आई इसके बेसिस पे निकालेंगे, तो कॉस आई की वैल्यू आ जाएगा एच डिवाइड बाई अंडर रूट एच स्क्वायर
एच स्क्वायर प्लस एक्स एन बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया, यहाँ पुट करेंगे तो टी आर इक्वल हो जाएगा 2 अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस एक्स एन बाई 2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइड बाई वी पी। तो ये इक्वेशन 2 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। तो अगर टी आर की वैल्यू हमें पता है, तो टी आर की वैल्यू पता है तो यहाँ से थिकनेस आप स्टेटा निकाल सकते हैं। तो टी आर एच इक्वल टू हाफ अंडर रूट वी पी टी आर का स्क्वायर अंडर रूट वी पी टी आर का होल स्क्वायर माइनस एक्स एन का स्क्वायर। तो इक्वेशन 3 हो गया। अब टी आर टी डी हमें पता है तो दो कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करते हैं और उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे जो भी डेटा हमें चाहिए वो डेटा कैलकुलेट हो जाते हैं और इसे हम लोग सोयल एक्सप्रेशन कर लेते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट, दो कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट होता है कि अब टी डी इक्वल टू टी आर, अगर दोनों टाइम दो रीडिंग मिला जियो फोन से और दोनों रीडिंग को हम लोग इक्वल कर रहे हैं, टी डी इक्वल टू टी आर। तो एक रीडिंग को बोल रहे हैं टी डी है, दूसरा रीडिंग बोल रहे हैं टी आर है, दोनों सेम है। तो उस केस में जो एक्शन है, जो डिस्टेंस एक्शन है, डिस्टेंस ऑफ जियो फोन ऑफ सोर्स एक्शन है, उसको हम लोग एक्स ही बोलते हैं, क्रिटिकल डिस्टेंस बोलते हैं, क्रिटिकल डिस्टेंस। और इसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल डिस्टेंस कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं क्रिटिकल डिस्टेंस कॉन्सेप्ट। तो अब टी डी इक्वल टू एक्शन बाई वी पी आया था और टी आर इक्वल टू 2 अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस एक्शन बाई 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई वी पी आया था। तो वी पी से वी पी कैंसिल आउट हो गया। अब एक्शन ये 2 इधर आएगा तो एक्शन बाई 2 हो जाएगा, होल स्क्वायर करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे तो देख रहे हैं एच की वैल्यू 0 हो जा रहा है। इसका मतलब ये है कि सिस्मिक रिफ्लेक्शन मेथड के अंदर टी डी इक्वल टू टी आर अप्लाई नहीं होगा क्योंकि थिकनेस तो 0 हो जा रहा है, ये पॉसिबल है ही नहीं। इसका मतलब क्रिटिकल डिस्टेंस कॉन्सेप्ट आपका सिस्मिक रिफ्लेक्शन मेथड में फॉलो नहीं होता है। दूसरा मेथड है, दूसरा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो उस कॉन्सेप्ट के लिए हम लोग कर्व ड्रा करते हैं टी डी टी आर और एक्शन के बीच में, डिस्टेंस ऑफ जियो फोन फ्रॉम द सोर्स, ये इसके बीच में हम लोग कर्व ड्रा करेंगे। तो टी डी को हम लोग देखेंगे, अगर टी डी का इक्वेशन 1 को देखेंगे तो यह अगर ये टी डी हम लोग वाई एक्सिस पे टी डी और टी आर को डिनोट करते हैं वाई एक्सिस पे और डिस्टेंस जो एक्शन है वो हम लोग एक्स एक्सिस पे ड्रा करते हैं। तो ये इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स का इक्वेशन मिलेगा, एम एस का इक्वेशन, और m इक्वल टू है अपन आपका 1 बाई पी पी आ रहा है। तो ये ओरिजिन से पास होगा, ये आपका ओरिजिन से पास हो रहा है, ये ओरिजिन से पास हो गया, ये हो गया, यहाँ तक है। तो इसका स्लोप जब निकालेंगे तो स्लोप स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट करवा रहा है, इसका स्लोप निकालेंगे तो स्लोप की वैल्यू आ जाएगा 1 बाई वी पी। अब ये हमें इजीली ड्रॉ है और स्लोप का जैसे ही हम लोग इस कर्व का स्लोप निकालेंगे, यहाँ से सब कुछ पता है, रीडिंग पता है, टी डी की वैल्यू पता है, एक्शन की वैल्यू पता है। तो यहाँ पे जैसे ही ये कर्व ड्रा करेंगे, इसका स्लोप निकालेंगे तो 1 बाई वी पी, यहाँ से वेलोसिटी हमको पता है क्योंकि एक्शन पता है और टाइम भी पता है, उसके बीच में ये ड्रॉ किए हैं, कर्व ड्रॉ किए हैं। तो चूँकि एक्शन और टाइम वाला जो वैल्यू है वो पता रहेगा, स्लोप आप इजीली निकाल लेंगे। तो स्लोप जैसे ही निकालेंगे तो वह स्लोप इक्वल टू क्या कर देंगे 1 बाई वी पी। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ वेव निकल जाएगा, वेलोसिटी ऑफ वेव यानी उस लेयर के थ्रू जो वेव की वेलोसिटी है वो कितनी है ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से एक तो वेलोसिटी पता चल जाता है। दूसरा, अगर टी आर के लिए ड्रॉ करेंगे सेकंड इक्वेशन, तो टी आर में देखेंगे टी आर टाइम वाई है, ये वाई है, और एक्स में क्या है स्क्वायर है, एक्स एन में क्या है स्क्वायर है, तो पैराबोलिक शेप का आएगा, पैराबोलिक शेप। तो यह पैराबोल शेप, तो ये पैराबोल आ गया, तो ये पैराबोलिक हो गया। तो ये रिफ्लेक्टेड वेव के लिए, ये किसके लिए था, डायरेक्ट वेव के लिए, डायरेक्ट वेव के लिए। और यह डिफरेंट एक्शन की वैल्यू अलग अलग रखने पे एक्शन की वैल्यू अलग अलग आ रहा है, मतलब जियो फोन का पोजीशन है, ये तो इजीली हम लोग जान सकते हैं। अब अगर ये जो पैराबोलिक पाथ है जो सेकंड रिफ्लेक्टेड वेव के लिए, इसको हम लोग अगर वाई एक्सिस की तरफ बढ़ाएंगे तो किसी न किसी एक्सिस को कट करेगा, किसी न किसी एक्सिस को कट करेगा, किसी न किसी पॉइंट पे कट करेगा। तो जो जिस पॉइंट पे कट करेगा, तो ये चूँकि टी डी टी आर का एक्सिस है तो वहाँ पे बोलते हैं टी आर इक्वल टू टी नॉट, वहाँ पे बोलते हैं टी आर इक्वल
टी आर इक्वल टू टी नॉट। अब इस टाइम वैल्यू पे एक्स एन की वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि वाई एक्सिस पे मिल रहा है तो एक्स एन की वैल्यू जीरो। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग टाइम कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे टी आर इक्वल टू टी नॉट हो गया। एट दिस टाइम डिस्टेंस ऑफ जियो फोन शुड बी जीरो, तो एक्स एन की वैल्यू जीरो होगा। अब इसको पुट करेंगे, अगर देखेंगे तो पुट टी नॉट की वैल्यू हमें पता रहेगा, टी नॉट की वैल्यू हमें पता चल जाता है। जैसे हम लोग ये कर्व ड्रा करेंगे तो टी नॉट की वैल्यू पता चल जाएगा। तो टी आर इक्वल टू टी नॉट कर दिए हैं, एक्स एन की वैल्यू जीरो कर दिए हैं। इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो यहाँ से एच की वैल्यू आ जाएगा, एच की वैल्यू हाफ वी पी टी नॉट, तो यहाँ से थिकनेस ऑफ लेयर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये दोनों वैल्यू पता चल गया, एक तो वेलोसिटी ऑफ वेव और एक थिकनेस ऑफ सॉलिड स्टेटा। तो ये होता है आपका सिस्मिक रिफ्लेक्शन मेथड।